ठीक है, तो आज के लिए हमारा टॉपिक प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बनेगा कि प्रयोग करने के लिए कम से कम आपको दो लोग चाहिए होंगे, है ना। एक्सपेरिमेंट अगर करना है तो दो कंडीशन, लोग का मतलब दो कंडीशन चाहिए हो। अब वो कंडीशन टाइम की भी हो सकती है, इंडिविजुअल की भी हो सकती है ना। तो इसलिए क्वेश्चन बनता है इसमें कि कौन सा थ्योरी लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल पर काम करता है। लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल पर काम करता है। तो आपको वेरिएबल्स याद रखने हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट, इसको थोड़ा सा आपको इसको एक्सपेरिमेंटल मेथड करना पड़ेगा, है ना। क्या है ये? तो लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल का मतलब होता है कि हम एक वेरिएबल, वेरिएबल किससे कहते हैं, जिसकी वैल्यू हो और वो चेंज होती रहे, उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोला जाता है। हुँ? ऐसी कोई भी चीज जिसकी एक वैल्यू हो और वो चेंज होती रहे, ठीक है, उस चीज को हम वेरिएबल बोल सकते हैं। अब एक थॉट भी हो सकता है, ठीक, टाइम हो सकता है, किसी का आइडिया हो सकता है जो चेंजेबल नेचर में रहता है ना। तो इसमें हमें दो तरह के वेरिएबल्स यूज करने पड़ते हैं। पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। कैसे पहचानते हैं, इससे आपका क्वेश्चन बनता है। सीधी सी पहचान है, अगर एक कारण है तो दूसरा उसका रिजल्ट होना चाहिए। तो आप कह देंगे कि ये डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। जैसे बहुत सिंपल चीज है, बच्चे की पढ़ाई का रिजल्ट अच्छा आया ठीक है, या खराब आया, या एवरेज आया, जैसा भी हो सकता है। तो ठीक है, किस चीज पर डिपेंड कर सकता है, उसे कैसा स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन मिला है उस पर डिपेंड करे, कैसी उसने मेहनत या लेबर की है इस पर डिपेंड करा है, कैसे उसका घर का इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, इस पर निर्भर करता है, और कैसा उसका अपना आईक्यू है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, या फोकस करने की क्षमता है। इन सब पे क्या निर्भर करेगा, रिजल्ट निर्भर करेगा। ठीक है, तो यहाँ कारण कौन है, ये चीजें हैं, और रिजल्ट। यानी अगर ये बदल जाता है, इनमें से कोई भी एक बदलता है तो रिजल्ट भी बदल सकता है। तो इस तरीके से जो कारण चर होते हैं वो स्वतंत्र चर होते हैं, इसलिए इसको कॉजेज वेरिएबल भी कह सकते हो आप। नहीं, इंडिपेंडेंट। यहां तक तो बहुत आसान है, अगर रिजल्ट आपको समझ में आ गया तो बात बन जाएगी। मोदी जी लगातार दो कंसिक्वेंटली टर्म्स में क्यों जीते, क्योंकि पहले टर्म्स में उनके पास एक स्लोगन था, अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि 10 साल लगातार कांग्रेस शासन कर चुकी थी, भ्रष्टाचार के आरोप थे, जनता ने कहा इस बार बदल देते हैं। ठीक है, अगली बार कुछ राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा, कोई अपोजिशन नहीं था अच्छा सा, तो शायद जीत गए, हो सकता है ना। तो उनका रिजल्ट जीत क्या है, इन सारे वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है, जिसमें से हमने दो तीन देख लिए, और भी हो सकते हैं, शायद ये ना भी हो, ये भी हो सकता है। वो तो मैच करने वाली, प्रूव करने वाली, ये तो रिसर्च करना है, और ये रिसर्च कर सकते हैं ना।
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं कर सकते? एग्जाम्पल बना लेते हैं यहाँ से कि मोदी जी का ये रिसर्च टॉपिक है आपका कि लगातार 2 बार जीतना कैसे पॉसिबल है। इस पर आपको रिसर्च करनी है और आपके पास पहले से 2 ऑप्शन हैं। क्या ऑप्शन है कि एक बार विकास, एक बार राष्ट्रवाद, या कोई तीसरा भी ले लीजिए आप, तीसरा भी हो सकता है, लेकिन आपको तीसरे में इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको तो इनमें लगता है यही 2 प्रोमिनेंट होने चाहिए। नेशनलिज्म, आ रही बात समझ में ना? कश्मीर में जो हुआ उसके बाद फिर उन्होंने जो किया, एक मोमेंटम बन गया उस चीज का कि ठीक, क्योंकि जनता भारत की सामान्यतः माना जाता है कि दिल से सोचती है। क्लियर है बात? तो जीत क्या है? परिणाम है, और ये इसकी वजह से जीत आ रही है। क्वेश्चन को घुमा भी दो, कांग्रेस क्यों हारी, ये भी हो सकता है, तो उसके कारण फिर कुछ और निकल कर आ सकते हैं। क्लियर है बात? तो मुझे ऐसा लगता है इनमें दोनों में एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं मैं कि कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा था, या दोनों ही परफॉर्म कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट करके हम प्रूफ करते हैं, रिसर्च करते हैं। क्लियर है? तो दोनों वेरिएबल समझ में आ गए वाले? यही बात आपको आगे लिखी, 2 चरों के बीच संबंध कारण और प्रभाव के रूप में दिखाई देता है। कारण मतलब कॉजेज और इफेक्ट के रूप में दिखेगा। अब एक फीचर और है, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम, उसमें माना जाता है कि रिसर्चर क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। जैसे मैंने कहा ना कि मुझे लगता है कि एक बार विकास को देख के देखूं तब पता लग जाएगा। भाई कैसे पता लगेगा? मेरे पास 2 ऑप्शन हैं कि मोदी जी किससे जीते, तो पहली बार मैं किससे टेस्ट करना चाहूंगा? विकास वाले मुद्दे से, मैंने चेंज कर दिया उसे। अगली बार मैं क्या चेंज करना, अगली बार मुझे क्या रखना पड़ेगा उसकी जगह पर? नेशनलिज्म का पॉइंट रखना पड़ेगा। यानी मेरे मेरे इंटरेस्ट पर, मेरे विजन पर डिपेंड करता है कि मैं कौन सा वेरिएबल रखूं। इसलिए आई कैन चेंज इट एज अ रिसर्चर। क्लियर है? दोनों ही पृष्ठ बनते हैं। 3 पृष्ठ बेसिक हैं। कौन सा लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल पर काम करता है? नंबर 1 ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नंबर 2, एक्सपेरिमेंट में आपके पास वेरिएबल्स होने चाहिए। वेरिएबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बदल सकता है ना। अगर रिसर्चर इसको वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकता था तो फिर वेरिएबल नाम ही क्यों रखा? मैं चेंज कर सकता हूं, उसी को तो हम वेरिएबल बोलेंगे। कांस्टेंट को तो हम वेरिएबल कैसे कह सकते थे? तो एक्सपेरिमेंट के लिए आप अगर एक ही पॉइंट लेके चलोगे तो फिर एक्सपेरिमेंट किस बात का हुआ? आइदर दिस वन बेटर और दिस वन बेटर, हाउ यू कैन डिसाइड? एटलीस्ट यू हैव 2 ऑप्शन ना। कभी ये चेक कर लूंगा, कभी ये चेक कर लूंगा। चेक कर सकता हूं इसलिए वेरिएबल है। हमने इसे वेरिएबल क्यों बोला? क्योंकि एक्सपेरिमेंट को आप बिना वेरिएबल से क्या नहीं कर सकते? चेक नहीं कर पाएंगे। आप चेक नहीं कर पाएंगे इसे। आ रही बात समझ में? ठीक है ना ये बात? 1 सेकंड होल्ड करना यार। लो, ठीक है। अब मीनिंग समझ में आए? चर शब्द का प्रयोग क्यों किया वेरिएबल्स का, और 2 चर का मीनिंग क्या होता है? क्योंकि दुनिया में कोई भी आदमी एक चीज को डिटरमाइन मान ले कि ऐसा हुआ, तो फिर उस एक्सपेरिमेंट की नौबत ही कहां से? फिर तो मैंने मान ही लिया ना कि वो सही ही है, और सही है तो फिर बात ही खत्म हो गई। ठीक है, इसलिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में
हमारे पास एटलीस्ट 2 वेरिएबल तो होने ही चाहिए। ठीक है, अब तीसरा भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं यूज नहीं कर रहा हूं, भले ही तीसरा होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने तीसरा यूज ही नहीं किया, तो वो पूरी रिसर्च के लिए क्या माना जाएगा? एक्सटीरियर माना जाएगा, बाहरी चर माना जाएगा, बाह्य चर माना जाएगा। अब उसको इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, इसको वेरिएबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसका भी इंपैक्ट तो था, लेकिन रिसर्चर ने क्या नहीं किया, उसे इंक्लूड नहीं किया। जैसे उसी एग्जाम्पल में, मोदी वाले एग्जाम्पल में मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक डेवलपमेंट की वजह से जीते मोदी जी, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि नेशनलिज्म का इशू आ गया। तीसरा भी था, लेकिन मैंने इसको मेंशन ही नहीं किया, और वो था एक वीक अपोजिशन, कमजोर विपक्ष। कई बार कोई क्यों जीत जाता है? सामने वाला फाइट में ही नहीं है, तो जाहिर सी बात। लेकिन मैंने इसे अपनी रिसर्च में शामिल नहीं किया। अगर मैं कर लेता तो भी ये मेरे लिए क्या होता, इंडिपेंडेंट होता, क्योंकि मैं इसे यूज कर रहा हूं। मुझे, अब मेरे पास 3 ऑप्शन हो गए। अब मैं देखूंगा कि कौन सा ज्यादा इफेक्टिव रहा होगा। तो पहले चुनाव में ये इफेक्टिव रहा, सेकंड चुनाव में ये इफेक्टिव रहा, और दोनों चुनावों में यही इफेक्टिव रहा। मे बी यही तो प्रूव करना है कि विच वाज मोर इफेक्टिव टू विक्ट्री ऑफ एनडीए फर्स्ट एंड सेकंड फेज। बात समझ में आ रही मेरी? इसके लिए मुझे रिसर्च करनी है, मैं ये मान के चल रहा हूं, तीसरी को मुझे लेना ही नहीं था। तो मैं उस दौर में जाऊंगा, न्यूज़पेपर की कटिंग करूंगा, जिन लोगों ने वोट दिया उनसे बात करूंगा, न्यूज रैलीज देखूंगा, रिकॉर्ड मुझे मेंटेन करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, और उसमें से मुझे फैक्ट अपना मिल सकता है। बात समझ में आ रही है? भले ही हो ना हो, ये तो बात की बात है, अभी तो रिसर्च कर ही रहे हैं ना, फाइंडिंग्स तो नहीं मिली नहीं हमको, तो हम फाइंडिंग्स के बारे में ना सोचें पहले, हम तो प्रोसेस पे चल रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है? वेरिएबल शब्द हमारी लाइफ में बहुत कम प्रयोग होता है ना, जिससे हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं पढ़ते समय। व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल शब्द प्रयोग वही होता है जिससे मैं रिप्लेस कर सकूं, जिसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूं। तो मैं किसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूं? मोदी जी के विक्ट्री की वैल्यू चेंज कर रहा हूं बार बार, आइदर ये आइदर ये, उसी को तो वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो बस आपकी थ्योरी बहुत कंप्लीट हो गई, बहुत इजीली आपको शायद समझ में बात आ गई होगी। अब लिखा भी है, इंग्लिश में भी है, तो जिनको नोट करना है वो नोट कर लें। हाँ बिल्कुल, आपके लिए ही है। और ऐसा करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ग्रुप में तो आ ही जाएगा, तुम आप वीडियो पॉज करके देख लेना, नोट ही तो करना है, वीडियो तो आएगा ही ना पूरा, बस पॉज करना है अपना, टाइम बच जाएगा हमारा। चलिए, तो कल हमने जो क्लास स्टार्ट की थी, उस क्लास का हेडिंग ये बनाया था, मेथड्स ऑफ रिसर्च, है ना? एंड वी डिस्कस 2 टाइप ऑफ रिसर्च, वन इज क्वांटिटेटिव, सेकंड इज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के हमने कितने तरीके, कितनी सब मेथड्स देखी थी? 5। हिस्टोरिकल देखी, सोशल सर्वे देखा, कौन सा? स्टैटिस्टिकल, बिल्कुल ठीक है, स्टैटिस्टिकल देखा, और कौन सी? हाँ, स्ट्रक्चरल फंक्शनल, STRUCTI होगा ना, RUL, स्ट्रक्चरल फंक्शनल। ये आप लोगों ने सुनी नहीं होगी अभी, तो वीडियो देखिएगा, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं मैं कल फिर समझा दूंगा, आप लोग पूछेंगे तो, है ना?
क्योंकि शब्द आपकी लाइफ में अभी तक आया नहीं होगा कहीं भी। और लास्ट आज हमने कर ली एक्सपेरिमेंटल। फाइन। तुलनात्मक, हाँ बिल्कुल इसी में आएगा। कौन कौन सी? 5 है इसमें, देखो ऊपर ही है, सबसे टॉप पर ही है। कल की वीडियो में सब कुछ है, तो बस मैंने आपको रिवीजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। कौन से? यहां से देख सकते हो जिनको नोट करना है। ठीक है, पुष्कर बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। सोशल सर्वे, स्टैटिस्टिकल, हिस्टोरिकल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, एक्सपेरिमेंटल और तुलनात्मक, ये 6 हो गई टोल मिला के हिसाब से, 6 हो गई ना। कॉम्परेटिव स्टडी। तो मैंने कल भी बताया कि एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा कि विच वन बिलोंग फ्रॉम द क्वालिटेटिव और विच वन बिलोंग फ्रॉम द क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो ये तो रटनी है, फिर इनके अंदर क्या है वो अलग बात है फिर। ठीक है, चलो डन। तो अब हम आते हैं सेकंड मेथड ऑफ रिसर्च पर, और वो है क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, इसके लिए कोई पीडीएफ नहीं है अभी अवेलेबल, ठीक है, जल्दी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो जी जो चीज मेजरेबल ना हो, जिसको नंबर्स में आप क्या नहीं कर सकते, नहीं दिखा सकते, है ना, बिल्कुल, कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स और न्यूमेरिकल। ऐसी कौन सी चीज होती है? तो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर, थिंकिंग है, आइडियाज हैं, अच्छा और बुरा, मेरिट्स और डिमेरिट, लाइक और डिसलाइक, लाइक और डिसलाइक। ठीक है, अच्छा और बुरा, पसंद नापसंद, फीलिंग्स, भावनाएं, क्या आप मेजर कर सकते हैं? नहीं, फीलिंग्स मेजरेबल नहीं होती। परसेप्शन, बिल्कुल ठीक है, दृष्टिकोण भी आप मेजर नहीं कर सकते, परसेप्शन भी, ये भी आप मेजर नहीं कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, क्वालिटेटिव मेथड निम्नलिखित में से किस किस की रिसर्च कर सकती है और किसकी नहीं कर सकती। ठीक है, तो जो दिख नहीं रहा है, अब जाहिर सी बात है इनकी इनकी रिसर्च काउंटिंग क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट हैं, इनकी नेचर कैसी है, अमूर्त नेचर के हैं, तो जो दिखेगा नहीं उसकी काउंटिंग कैसे होगी। क्लियर है? चलिए, तो ये है क्वालिटेटिव मेथड्स, इसमें कुछ मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, और सबसे पॉपुलर क्वेश्चन बनेगा किसी भी एग्जाम का, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। बिल्कुल, डिडक्टिव, वहां बात हो चुकी है इस पर, इंडक्टिव एंड, वो टीचिंग मेथड में बात हुई थी, वो टीचिंग मेथड में, यहाँ रिसर्च में बात करें। तो बताइए, पढ़ाया है तो आपको आइडिया होगा क्या है। हम्म। हम्म। ना, इसमें तो वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें वैल्यूज कांस्टेंट है ना, तो इसमें वेरिएबल आएगा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, फिर रट लो, और रट लो तो अच्छा है, क्योंकि बार बार भूल होगा। मैं उस दिन भी बोला कि कंफ्यूज में गलत होती ही होती है। इट इज फ्रॉम स्पेसिफिक टू द जनरलाइजेशन, इट इज स्पेसिफिक टू द जनरलाइजेशन।
जब आप किसी चीज को एग्जाम्पल देते हो और एग्जाम्पल को आप जनरलाइज कर देते हो, सामान्यीकृत कर दिया जाता है। ठीक है, आपने कोई एग्जाम्पल दिया, कई कहानियां सुनाई आपने, 4 कहानियां सुनाई और चारों का कंक्लूजन एक ही था, तो आपने उसे थ्योरी बना दिया कि देखो मेरी हर बात प्रूव हो रही है लास्ट में अतीत में जाकर। तो पास्ट में जो हुआ है उनको कलेक्ट करिए, ऐसों को कलेक्ट करिए जो एक ही मैसेज दे रहे हों, और वही मैसेज क्या है आपका, आपने दूसरों पर लागू कर दिया। तो स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन। ठीक है, तो ये अप्रोच हिस्टोरिकल मेथड में ज्यादा काम आती होगी। हिस्टोरिकल है तो कैसी, क्वांटिटेटिव है ना, लेकिन अब इसको जाने के लिए आपको पास्ट में जाना ही पड़ेगा ना। तो किसी एक स्पेसिफिक घटना का एग्जाम्पल देकर आप उसे सब पर लागू करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो वो आपका कैसा मेथड हुआ, इंडक्टिव मेथड हुआ, आगमन पद्धति हुई। इंग्लिश में अगर थोड़ा सा लिखना चाहें तो लिख लें, इट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू, it moves specific observation to broad generalization, broad generalization। ठीक है, जैसे आप एक सिंपल सी कहावत ले लो और डायलॉग भी आप मारते होंगे किसी को कि घमंड तो अच्छे अच्छों का नहीं चला, घमंड तो अच्छे अच्छों का नहीं रहा टिका चला, तो उसका तेरा क्या चलेगा। तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल दीजिए रावण का, क्या आप रावण से ज्यादा ताकतवर हैं, नहीं है ना, बुरे हैं तब भी ताकतवर नहीं। तो जो रावण का नहीं चला तो आपका कैसे चलेगा। ठीक, तो रावण का एग्जाम्पल दे दें और अब हमने इस बात को जनरलाइज करने की कोशिश करें। हर बुरे आदमी का, भगवान, इवन कई सारे भगवानों का भी रिकॉर्ड है कि जब जब घमंड हुआ उनको नीचे कर दिया गया। इंद्र का हुआ, आपको सारी कहानियां पता है। तो एक एग्जाम्पल देकर आप उसे जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ब्रॉड जनरलाइजेशन होता है। नैरो टू माइक्रो टू मैक्रो चलते हैं इसमें हम लोग। तो कई बार अगर ऐसे नहीं पूछेगा तो कंफ्यूजन के लिए क्या कर देगा, एक छोटी सी घटना कंपैरेटिवली माइक्रो है और आप उसे क्या कर रहे हैं, मैक्रो लेवल पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैक्रो टू माइक्रो चलते हैं फिर इसमें हम। ठीक है, विदा होते समय माँ बेटी को बोले, माता पिता बेटी को बोले कि ठीक वैसे रहना जैसे कि सीता जी रही थी। तो पर्याप्त है ना बताने के लिए कि क्या नहीं करना और क्या करना है। तो सबके लिए कॉमन। तो एक एग्जाम्पल देकर आप उस घटना, उस निष्कर्ष को, कंक्लूजन को सब पर इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो कंक्लूजन विल बी कॉमन टू ऑल। आई बात समझ में, जैसे मैंने पहले ही कहा, क्वेश्चन घुमा दिया थोड़ा सा उसने, ये कहां काम आएगी, जब आप हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे होंगे। क्योंकि हिस्ट्री में जाकर रिसर्च करते हैं तभी तो कुछ वर्तमान में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में जाके बता पाते हैं। भाई हमारी आदत भी क्या है, अगर हमें कोई चीज प्रूव करनी हो, या तो हम सामने ला के रख दें, ऑब्जर्वेशन करा दें, सोशल सर्वे करा दें, और अगर दोनों नहीं करा पा रहे हैं तब पास्ट में जाते हैं ना। सिंपल सी बात, क्लियर है। इसकी ठीक उल्टी कौन सी है, अपोजिट है, डिडक्टिव, यानी निगमन। डिडक्टिव वहां उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, जनरलाइज टू स्पेशलाइज। लिखो, कौन है बाहर,
जनरलाइज टू स्पेशलाइज्ड। एग्जाम्पल लिख लीजिए। मानसिक तनाव व्यक्तिगत जीवन को विघटित कर देते हैं। मानसिक तनाव व्यक्तिगत जीवन को विघटित कर देते हैं। मेंटल टेंशन ब्रिंग्स इंडिविजुअल और फैमिली डीऑर्गेनाइजेशन और डीकम्पोजिशन। इंडिविजुअल डिकम्पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल और फैमिली लाइफ। ठीक है, ये आपको पहले से अगर पता है। अब आप एग्जाम्पल देते जाओ कि देख मोहन का भी ऐसा हुआ, देख सोहन का भी हो गया। ठीक है, जैसे दिव्या दत्ता, जो दिव्या दत्ता थी, कौन थी वही एक्ट्रेस, दिव्या भारती, उनका हुआ। तो कई सेलिब्रिटी ने क्या किया है, सुसाइड की है मेंटल टेंशन में। तो आप उनके एग्जाम्पल देके आप जो मानते थे वो आपने प्रूव कर दिया। पहले एग्जाम्पल दिए, फिर एक थ्योरी रखी, इसमें थ्योरी रखी और उसे फिर इंप्लीमेंट कर दिया। तो यह है इंडक्टिव डिडक्टिव। मैंने जैसे कहा ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम बस इतना याद रखना, स्पेसिफिक टू जनरलाइज एंड जनरलाइज टू स्पेसिफिक। अगर जैसे पिछली क्लास में मैंने समझाया था कि अगर आप इनका मीनिंग समझें, इंड्यूस करना, इंड्यूस का मतलब क्या हुआ, इंडक्टिव शब्द किससे बना, तो उसके मीनिंग निकालोगे तो भी आंसर निकल आएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये दो मेथड तैयार हैं जो हमने एक साथ पढ़ी, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड अंडर। अब जाहिर सी बात है, इससे क्या पता लगता है, इससे नंबर तो नहीं पता लग सकते, इससे क्वालिटी पता लग सकती है। जैसे दो निष्कर्ष मैंने आपको दिए, ठीक है, तो न्यूमेरिकल से ज्यादा ये क्वालिटी को पता करने में काम आते हैं। ठीक है, और दो लिखें थोड़ा सा, अगली दो कुछ मेथड्स हैं उनको भी बारे में चर्चा कर लें। जैसे स्केल मेथड है, स्केल मेथड ये भी बहुत कम मिलेंगी आपको बुक्स में। स्केलिंग मेथड कहते हैं इनको, पैमाना पद्धति कहते हैं, स्केलिंग पैमाना पद्धति। पैमाना पद्धति, ठीक है। पैमाने का मतलब कोशिश करते हैं कि जो चीज दिख नहीं रही है उसे कहीं ना कहीं तो वैल्यू दे दें, है ना। वो तो बहुत लंबा है, तो बहुत क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर इंडिकेशन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वो तो बहुत ही ईमानदार है, तो बहुत और ही थोड़ा सा वैल्यू देने की कोशिश, उसको एक फ्रेम में लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो स्केल मेथड्स न्यूमेरिक्स नहीं देंगे बल्कि न्यूमेरिकल का सब्स्टिट्यूट उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, कि आप एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकें कि आप मुझे 5 स्टार में से कितने स्टार देंगे। तब भी कंफर्म तो नहीं हुआ ना कि आप परसेंटेज में तो बात निकाली नहीं, लेकिन फिर भी आप एक एक्यूरेसी के साथ सामने वाले के बारे में जज कर सकते हो। और स्टार की वैल्यू क्या कर दिया आपने, एक स्टार का मतलब खराब। स्विगी आपसे, जोमेटो आपसे क्या मांगता है, रेटिंग मांगते हैं ना, और लिखा भी रहता है कि 1 देंगे तो खराब माना जाएगा, आपने खराब रेटिंग दी है। 2 माना जाएगा तो ठीक है, एवरेज है, ठीक है, मतलब एवरेज दे दी। 3 दे दी तो आपने कहा अच्छा है, यानी गुड है, एवरेज से गुड हो गया। 4 दे दी तो बहुत अच्छा है। तो इसको कोई अन्य अननोन आदमी देखेगा कि आपने पर्टिकुलर पर्टिकुलर किसी रेस्टोरेंट को या डिलीवरी ऐप को क्या किया है, रेट किया है, तो इतना तो आप नहीं कह सकते कि 60% अच्छा है, 70% अच्छा है, लेकिन ये कह सकते हो हाँ ठीक है। मतलब आपको अगर बहुत अच्छे की उम्मीद नहीं है तो आप अच्छा कर सकते हो यहाँ पे। क्लियर है? तो एग्जैक्ट एक्यूरेसी तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ आप एक्यूरेसी के पास जरूर पहुंच जाते हैं स्केलिंग मेथड से।
ठीक है। अब स्केलिंग मेथड भी कई तरीके के होते हैं, स्केलिंग मेथड्स भी कई तरीके के होंगे। अच्छा, कुछ लिखना है इसमें? ऑब्वियसली काइंड ऑफ एग्जिट्स, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बाय स्केलिंग मेथड वी कैन मेजर, by scaling method we can measure or scale specific ideas, attitude, aptitude, perspectives, tendencies। जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं वो लिखें। इससे हम किसी समूह या व्यक्ति के विचारों, मनोवृत्तियों, विश्वासों जैसे जैसी गुणात्मक विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम, हाँ बिल्कुल। कैसे आ सकता है बताओ? हम्म। हाँ, आंसर दे रहे हो ना आप, आंसर दे रहे हो। दूसरी चीज है कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर रहे थे, और टीचिंग एप्टीट्यूड को मेजर करने के लिए नंबर है हमारे पास। ठीक है, नंबर नहीं है एक्चुअली, वो नंबर से आप ये प्रूव कर रहे हो कि आपकी स्पीड कैसी है, अच्छी है। आपको मैथ और रीजनिंग क्यों कराई जा रही है उस पार्ट में? इसलिए कि आप क्या किसी चीज को बच्चे को सिंपलीफाई करके समझा सकते हो, इसलिए, ना कि आपके नंबर से चेक कर रहे हैं। आपके यूनिट सिलेबस में 10 यूनिट अगर हैं तो उसका पर्पस क्या है? यही दो चीजें कि एक, आप पढ़ा सकते हो कि नहीं पढ़ा सकते। मैथ रीजनिंग रखने का पर्पस है कि आपके कितने क्विक कैलकुलेशंस आप कर सकते हो। और जरूर नहीं को मैथ में हो भाई, पढ़ाते पढ़ाते मुझे नहीं पता था कि आज मैं मोदी जी के एग्जाम्पल आपको दूंगा, लेकिन मुझे लगा कि पिछली बार कुछ एग्जाम्पल्स कॉमन कर दें, इस बार कुछ नया कर लेते हैं। अब ये नहीं होता तो शायद मैं वही एग्जाम्पल देता जो मैंने पहली क्लास में दिया, लेकिन अब केशव बैठे हैं, पहली क्लास कर चुके, तो मुझे लगा कि शायद उनको और बेहतर समझ में आएगा, नए वालों को कुछ मिल जाएगा, तो मैंने तुरंत वो मोदी वालों का एग्जाम्पल जोड़ दिया। तो ये आपका टेम्परामेंट है, इसे आप कैसे चेक कर सकते हो? इसे आप कैलकुलेट चेक तो कर सकते हो, लेकिन आप इसे कैलकुलेट नहीं करोगे ना कि आप कितने % अच्छे टीचर हो। बात समझ रहे हो ना मेरी बात? तो क्वेश्चन आंसर से एप्टीट्यूड नहीं, क्वेश्चन आंसर से आपकी क्विक स्मार्टनेस चेक की जा रही। ठीक है ना? चलो, क्या लिखा लास्ट में? ये कई तरह के होते हैं, जैसे आप देखेंगे पॉइंट स्केल, पॉइंट स्केल अंक पैमाना बोलते हैं इसको, अंक पैमाना, रेटिंग स्केल, तीव्रता मापक पैमाने, सोशल डिस्टेंस स्केल, ये बहुत पूछा जाता है, तीसरा वाला सोशल डिस्टेंस स्केल। ठीक है, अब कितने हो गए टोटल? 3। अब 3 में से लास्ट वाले के 2 और कर दो। किसके? सोशल डिस्टेंस स्केल के। नंबर 1 सोशियोमेट्री, सोशियोमेट्री हिंदी में समाजमिति, और दूसरा है बोगार्डस, BOGARDUS, बोगार्डस स्केल। क्या? बोगार्डस, बी फॉर बॉम्बे, OGARDUS, बोगार्डस। ठीक है, जब हमें किसी के बारे में जवाब हाँ या ना में नहीं चाहिए होता, बल्कि कितने में चाहिए होता है, कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। अब बताओ साहब,
मिलीमीटर में बताओगे, किलोमीटर में बताओगे, लंबाई में बताओगे, चौड़ाई में बताओगे? बहुत बताओगे आप। कितना कि चांद से तारे तोड़ के ला दूं तब भी पता नहीं लग रहा कितना है। तो तीव्रता, इंटेंसिटी स्केल की जाती है इसमें। पहले वाला कौन सा लिखा था आपने? नहीं नहीं, अभी जो बता रहा हूँ रेटिंग स्केल के बारे में बात कर रहा हूं। ना ना, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ रेटिंग स्केल, जो एग्जांपल मैंने अभी दिया ना कि हाँ, एडिंग अभी बनाए तो नहीं आप लोगों ने ना? ना, अभी बनाना है। जब किसी चीज का जवाब हाँ और ना में ना चाह कर चाहिए हो कि हाउ मच वी कैन जज, वी वांट टू नो कि हाउ मच, तब हम उसे रेटिंग स्केल कहते हैं। कितना पसंद, कितना नापसंद, कितना अच्छा, कितना बुरा। तो इंटेंसिटी लग रही ना, इसलिए इसको इंटेंसिटी स्केल भी कह सकते हैं। रेटिंग का मतलब जो एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया। तो जनरली रेटिंग स्केल में हमारे पास 4 या 5 ऑप्शन होते हैं जो मैंने अभी दिए, आप लोग लिख लेंगे। बहुत अधिक पसंद, तो बहुत भी है और अधिक भी है, डबल एडजेक्टिव्स हो गए। दूसरा, साधारण पसंद, जनरल लाइक्स। अनसर्टेन, पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते। ठीक। पूर्णतः नापसंद, टोटल डिसएग्री, है ना? आप इसमें 5वां भी जोड़ सकते हो, जनरली 4 ही देखने को मिलते हैं। क्लियर है? अब देखो ना, अगर पसंद नापसंद होता तो क्या बन जाता? हाँ और ना में पता लगता। बात समझ में आई ना? तो जब हम इसमें ये नहीं पता लगाते, यानी हमारे पास केवल 2 चॉइस नहीं होती, 2 से ज्यादा चॉइसेस हो। अगर आप नहीं की तरफ जा रहे हैं तो उसमें भी 2 हो कम से कम, और हाँ पे जा रहे हैं तो उसकी तरफ भी कम से कम 2 होनी चाहिए। तो कम से कम इसमें 4 ऑप्शन तो होते ही होते हैं, होने चाहिए इसमें। चलिए, ये है आपकी रेटिंग स्केल या तीव्रता मापक पैमाने, तीव्रता इंटेंसिटी को आप मेजर करते हैं। नंबर नेक्स्ट, पॉइंट स्केल, अंक पैमाना। ठीक है, अंक पैमाने में जितने भी आप ऑल्टरनेट दे रहे हैं किसी को, उसके नंबर होते हैं। बात वही है, बस उसको मेजर करने का तरीका बदल दिया, तो यानी आपने थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिक्स मिला दिए हैं। तो अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे, इस मेथड में प्रत्येक विकल्प को कुछ निश्चित अंक भी दे दिए जाते हैं। इन दिस स्केल वी गिव सम नंबर्स और वैल्यूज टू द अल्टरनेट्स और चॉइस। जैसे मैंने कहा ना, आपने कहा बहुत अधिक पसंद, अब मैंने क्या किया, इसमें नंबर भी और दे दिए, बस। तो ये हो गया अब आपका पॉइंट स्केल। इट डेवलप्ड बाई, ये पूछा गया है, आप लोग जरूर लिखें और रटें भी। इट डेवलप्ड बाई थर्स्टिन एंड लिकर्ट, थर्स्टीन एंड लिकर्ट, THURSTONE, थर्स्टिन एंड लिकर्ट, LIKERT। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव सम ऑल्टरनेट्स लाइक टोटल एग्री, यदि हमारे पास 5 विकल्प हैं, जैसे पूर्ण सहमत, टोटल एग्री, या एब्सोल्युटली एग्री, नंबर 1। नंबर 2, एग्री। नंबर 3, कांट से, अनसर्टेन, मैं कुछ नहीं कह सकता, बुद्ध की तरह, हो भी सकता है और नहीं भी। नेक्स्ट, डिसएग्री एंड टोटल डिसएग्री, एंड टोटल डिसएग्री। ठीक है, एंड वी कैन गिव द नंबर्स रेस्पेक्टिवली 5, 4, 3, 2, 1। और हम क्या कर रहे हैं, इनको नंबर्स भी देते चले जा रहे हैं साथ में। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट आपको मिल गया, सपोज करिए
एक स्टेटमेंट है और आपके पास 10 लोग हैं, तो बार बार अच्छा पूर्ण पूर्ण लिखने से अच्छा क्या नाम लिख दो, उसके नंबर्स लिख दो, तो आप जल्दी से उसको क्लिक क्लिक कर सकते हो। इतना पता आपको लग जाएगा कि एक स्टेटमेंट पर या उस डिश पर जो आप पकवान खा रहे हैं, डिश, उस पर अगर अच्छा बहुत अच्छे को तो आप एकदम से क्लिक नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सबके किसी ने 10 लोग हैं, 10 में से मैक्सिमम ने 4 ने 3 दिया है ना, बाकी 3 ने 2 दिया है, आता होगा, देखा होगा ना आपने। तो सबसे पहले आप स्टार रेटिंग देते हैं और स्टार रेटिंग के नीचे फिर लिखा रहता है कि 1 स्टार कितने लोगों ने दिया, 2 स्टार कितने लोगों ने दिया, तीसरा स्टार कितने लोगों ने दिया है, देता है, बात बन जाती है। क्लियर है? तो दोनों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, केवल क्विक काउंटिंग के लिए आप उन्हें नंबर दे दें तो ज्यादा बेहतर है। इससे पढ़ने वाले को या समझने वाले को इजी होने लगता है, यूज करने वाले को इजी हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जब आप रेटिंग स्केल को स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन देते तो क्या बन जाता है, वो पॉइंट स्केल बन जाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है फिर। अब आइए तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, और वह सोशल डिस्टेंस स्केल। बहुत इंटरेस्टिंग है, आजकल चर्चा में भी सबसे ज्यादा यही है। तो फर्स्ट इज सोशियोमेट्री, डेवलप्ड बाय जे एल मोरिनो। बहुत पूछा जाता है प्रश्न, जे एल मोरिनो। It used to the distance and closeness about social relations between two or more than peoples। इससे दो या दो से अधिक लोगों के मध्य सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशंस में दूरी और घनिष्ठता का पता लगाया जा सकता है। सोशल रिलेशंस, डिस्टेंस एंड क्लोजनेस अबाउट सोशल रिलेशंस। बहुत सिंपल एग्जांपल है। सपोज करिए आपको पता लगाना है कि आपकी क्लास में सबसे अच्छा कौन है, ठीक है? तो मान लीजिए 10 लोग हैं, अब 10 में से आपको क्या ढूंढना है, अच्छा ढूंढना है। लेकिन ये आप खुद नहीं करेंगे, सब 10 को कह देंगे कि एक दूसरे को तुम नंबर दो, 1 से लेकर 5 तक, 6 तक, जितने नंबर देने हैं, ठीक है? तो ए भी है, बी भी है, सी है, डी है, ई, एफ, जी, एच। 3 3 6 3 9, चलो 9 ही मान लो। 9 लोगों से हमें क्या लेना है, इस क्लास में सबसे अच्छा कौन है, ठीक है? और सबसे कहेंगे कि आप बाकी 8 को नंबर दो अपने, ठीक है? और 8 में से किसको मैक्सिमम नंबर कितने देने हैं, 1 से लेकर 5 देने हैं आपको, ठीक है? तो ए ने बी को कितने दिए, 3। ए ने सी को कितने दिए, 2। ए ने डी को कितने दिए, 4। ऐसे ही सबको क्या देने पड़ेंगे, आपको नंबर्स देने पड़ेंगे। अब नंबर किसका है, बी का नंबर है, बी ए को देगा, सी को देगा, डी को, ऐसे एक दूसरे को आप नंबर सबको दिलवाते जाएंगे। और आप पहले तय कर देंगे जिसके पास सबसे ज्यादा 5 नंबर होंगे वो सबसे अच्छा होगा। तो कोई ना कोई तो होगा जिसके पास 5 नंबर सबसे ज्यादा आएंगे, बन जाएगा, है ना? तो वो सबसे अच्छा है। 4 वाला भी तो अच्छा है लेकिन वो सबसे अच्छा नहीं है। तो डिस्टेंस भी पता लग रही है। अब जिसको सबसे कम 1 मिला होगा, अच्छा तो वो भी है लेकिन वो कम अच्छा है, उसे भी तो किसी ने 5 दिए होंगे ना, सपोज करो उसे तो किसी ने 5 दिए ही होंगे। अब मान लीजिए एफ है जिसको 2 लोगों ने 5 5 दिए लेकिन बाकी सब ने 1 और 2 के बीच में रखा उसे। अब आप कैसे कह सकते हो कि वो खराब है? तो डिस्टेंस एंड क्लोजनेस दोनों पता लगा सकते हैं आप इससे।
है ना। अब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि इसमें आप नंबर यूज कर रहे हैं तो ये स्टैटिस्टिकली या ऐसा कुछ है, न्यूमेरिकल है, नहीं। मेन चीज तो अच्छे के लिए कुछ ना कुछ तो यूज करना ही पड़ेगा सिंबल आपको, है ना। भाई आप नंबर यूज नहीं करना चाहते, ये दे दीजिए, बोले ऐसा रख दो, इनको वैल्यू देनी पड़ेगी आपको, है ना। ठीक है, तो सोशल डिस्टेंस, और ये ऐसी चीज है जो आज के बारे में आजकल काफी लाइमलाइट रहती है सोशल स्केल में, है ना। क्योंकि अब क्वांटिटेटिव रिसर्च कम हो रही है, क्वालिटेटिव रिसर्च ज्यादा है, डिमांड भी ज्यादा है, क्योंकि काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है ना। और काउंसलिंग में जरूरी है कि आप दो लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो आप कैसे पता लगाएंगे है या नहीं। नहीं होती ही, वोट तभी तो यूज करेंगे भाई। नहीं जरूर थोड़ी है, हमें मान लीजिए अब मेरे पास सपोज करो काउंसिल है, हाँ वोटिंग तो है, एक दूसरे से राय तो पूछेंगे ना भाई। जैसे सपोज करो, जैसे हम लोग जब एसएसपी ऑफिस में काउंसलिंग करते हैं तो वहां होता है कि हस्बैंड वाइफ, ठीक है। जब पता लगता है कि इनके बीच में कोई खास झगड़ा नहीं है, बस केवल कंफ्यूजन है, या फिर कोई डोमिनेट ज्यादा कर रहा है, या किसके अंदर पेशेंस कम है, बाकी सब इंटेंशन ठीक है, लेकिन ये बात वो जज नहीं कर पा रहे हैं, तो बीइंग एक्सपर्ट आप क्या करेंगे, हम दोनों को एक खाली पर्चा पकड़ा देते हैं, ठीक है। और कहते हैं भैया ऐसा करो, तुम अपनी वाइफ के बारे में 5 अच्छी चीजें और 5 खराब चीजें लिखो, 5 मेरिट बताओ, 5 डिमेरिट बताओ। ऐसे ही वाइफ को भी बोल दिया भैया अपने हस्बैंड की 5 खराब और 5 अच्छी चीजें बताओ। आ रही बात समझ में। आपको भी नहीं पता कि दोनों में एक्चुअली कमी और खूबी क्या है, तो आपको भी पता लग जाएगा, बीइंग ए जज आपको भी पता लग जाएगा कि इसमें मेरिट है, ठीक है। अब यहाँ आप कंफ्यूज हैं सपोज करिए, तो आपको लगता है कि हस्बैंड के फ्रेंड को भी बुला लो, उससे भी यही पूछो भाई इसके 5 डिमेरिट 5 मेरिट बता दे, उसकी तरफ से भी किसी को बुला लो, इसकी 5 मेरिट 5 डिमेरिट बता दे, पता लग जाएगा, है ना। तो आप बता सकते हैं कि भैया दोनों के बीच में कौन किस एंगल पे कौन कितना क्लोज है, तो पता लगेगा बाकी सारे एंगल पे तो क्लोजनेस है, एक एंगल गड़बड़ है जिस पे झगड़ा होता है, दोनों इस बात को मानने को तैयार नहीं होते स्टार्टिंग में। एक कि वो घर लेट लौटता है, और वो जब देखो तब घर पे बात मोबाइल फोन यूज करती है। कोई झगड़ा है? कोई झगड़ा नहीं है, केवल अंडरस्टैंडिंग की कमी है। लेकिन उन्होंने उसे इतना मुद्दा बना रखा है, नहीं ये 10 बजे आएगा तो ही काम होगा, तो ही अच्छा है, और वो कह रहा है कि ना ये बिल्कुल मोबाइल यूज नहीं करेगी आगे से, केवल ईगो पॉइंट। तो ऐसे लोग फिर कहीं भी नहीं रह सकते किसी के साथ। तो कई लोग खासकर ऐसे रिश्तों में ना पता नहीं लगता कि साथ भी रह रहे हैं लेकिन फिर भी झगड़ रहे हैं। तो समझदारी क्या है कि वो लोग तय करें कि हमारे झगड़े किन बातों पर होते हैं, और ऐसा बहुत रेयर होता है कि दो क्लोज लोग जब झगड़ रहे हो बार बार, तो वो कभी भी इस बात को कोशिश नहीं करेंगे कि हमारे पॉइंट ऑफ क्लैश क्या है, और तीसरे को बुला के तब ये काम हो सकता है, क्योंकि दोनों सामने बैठे हैं तो काउंटर करेंगे दूसरे को, मुश्किल हो जाएगी। आ रही बात समझ में। तो डेफिनेटली आपको कई एंगल से लेकर आपके उनके आपको कई एंगल से उनके व्यूज निकाल के उनको आपको नंबर्स देने पड़ेंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस का पता लगाना है। तो अगर कोई गाड़ी पर आकर आपको प्रपोज कर रहा है, ठीक, कोई गोरा है, गोरा चिट्टा है इसलिए वो सुंदर लग रही है, इससे सोशल रिलेशंस पता नहीं लग सकते। किससे पता लगेंगे? तो कहते हैं ना सूरत और सीरत, तो सूरत तो दिख जाती है, सीरत कैसे दिखेगी? आज के टाइम में जहां संबंधों में बॉन्डिंग कैसी है, बहुत गड़बड़ है। बनते क्यों हैं? सूरत से। चलते क्यों नहीं है? क्योंकि सीरत नहीं मिलती फिर बाद में। तो उन लोगों को पहले क्या करानी चाहिए, इसलिए मैरिज काउंसलिंग कंसेप्ट आज की डेट में बहुत पॉपुलर है। 8 8 7 जो लोग एक कंपेनियनशिप में हैं, समझदार अगर हैं, तो वो भी सबसे पहले कहाँ जाते हैं? काउंसलर्स के पास जाते हैं, क्योंकि शादी से पहले सेक्रीफाइसेस दिखते हैं,
और शादी के बाद क्लेम्स दिखते हैं, फिर लोग दावा करते हैं कि नहीं तुम ये करोगे और तुम वो करोगे। शादी से पहले क्या है, नहीं नहीं तुम मत करो मैं कर दूंगा, तुम मत करो मैं कर दूंगी। और शादी के बाद क्या है, मैं नहीं करता तुमको करना है तो करो। ये शिफ्ट क्यों आया, इस बात को जज करना कुछ लोगों के लिए जरूरी है। काउंसलिंग कराते हैं, इसलिए कई लोग देखते हैं 8 साल साथ रहने के बावजूद भी शादी नहीं करते, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट ऐसा है जहां उनके आइडिया मैच नहीं करते, जो सबसे जरूरी है। ठीक है, तो ये है आपकी सोशल स्केल मेथड में सोशियोमेट्री। और दूसरी आपने लिखी बोगार्डस का स्केल। इसमें सबसे पहले हम वी चूज सम कंडीशंस, कुछ परिस्थितियों को चयन कर लेते हैं, चुन लेते हैं। वी कैन सिलेक्ट और चूज सम कंडीशंस। ठीक है, एंड गेट रिस्पॉन्स यस और नो, राइट और रॉन्ग। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिखें, समझ में जल्दी आएगा, ऐसे मुश्किल हो जाएगी। सपोज वी want to know about distance or closeness of Indians। यदि हम रूसी अमेरिकन और अंग्रेज लोगों के प्रति, रूसी अंग्रेज और अमेरिकन लोगों के प्रति भारतीयों की निकटता और दूरी को जानना चाहें, तो इफ वी वांट टू नो द डिस्टेंस एंड क्लोजनेस ऑफ इंडियंस टू द रशियंस, यूएस पीपुल, अमेरिकन पीपुल और ब्रिटिश। ठीक है, हम किससे ज्यादा क्लोज हैं, किससे ज्यादा पास हैं। मैंने कहा ना, हमें हाँ ना में जवाब चाहिए, ये हाँ और ना में ही आएगा, लेकिन कंडीशंस भी सामने रखी होंगी इसमें, जैसे अभी पता लग जाएगा। जैसे पहली कंडीशन रखी कि आप किससे मैरिज करना चाहेंगे, अगर आपको चॉइस मिले तो किससे मैरिज करना चाहेंगे। ठीक है, तो मैरिज करने की चॉइस किस पे हो सकती है, रशियन से करेंगे, अमेरिकन से करेंगे, या ब्रिटिशर से करेंगे। ठीक है, तो आप ऑप्शन ले लीजिए इसमें, किससे करना पसंद करेंगे। क्लियर है, तो ये चार्ट किसी ए नामक व्यक्ति के लिए है, वो उसका पता लगाना है कि वो इनमें सबसे ज्यादा किस पर ट्रस्ट करता है, किस पर भरोसा करता है। ठीक है, फिर देखिए कि पूछे कि अच्छा क्लब में किसके साथ जाना पसंद करोगे, ओपिनियन ले लीजिए किसका जाना पसंद करेंगे। ठीक है, फिर पता लगाइए कि किसका पड़ोसी बनना चाहेंगे आप। अब जिसके पास सबसे ज्यादा हाँ होगी उससे आप क्लोजनेस दिखा सकते हैं। ठीक है, जिसको ना मिलेगी उससे आप दूर रहना चाहेंगे। तो वी चूज सम कंडीशंस एंड गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द, जिसको भी पता लगाना है कि जिसके बारे में कि किससे पास है किससे दूर है, उसकी अब यस और नो ले लेंगे इनसे। ठीक है, चलिए इसमें एक और है जो हम कल तैयार करेंगे, केस स्टडी मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वालिटेटिव रिसर्च के आपने 2 पढ़ लिया अभी तक, कौन कौन से, इंडक्टिव डिडक्टिव और स्केलिंग मेथड में कितने पढ़े आपने, 3, रेटिंग, पॉइंट और सोशियो, और तीसरा भी आप सोशियोमेट्री और पढ़ा लास्ट में बोगार्डस का स्केल। ठीक है, अब लास्ट है इसमें केस स्टडी मेथड, ये क्वालिटेटिव मेथड्स का पार्ट होगा। ये भी क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है, तो होपफुली कल इसे हम अच्छे से तैयार कर पाएंगे। ठीक है, देन टेक केयर।